हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम गाइस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इंडिया की बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर इस चैप्टर के अंदर दो मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये चैप्टर 17 का पार्ट 1 है और पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे पॉवर्टी के बारे में। अब सोचो, सुबह 7 बज रहे, आप उठते हो, घर में चाय बन रही है, ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, स्कूल के लिए तैयार होते हो। उसी वक्त कुछ किलोमीटर दूर एक 8 साल का बच्चा उठता है। उसके घर में कोई चाय नहीं, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, स्कूल की बैग नहीं। वो उठता है और सीधा काम पे चला जाता है, चाय की दुकान पे, किसी के घर में काम करने के लिए, क्योंकि आज खाना तब मिलता है जब पैसे आते हैं। वो बच्चा स्कूल नहीं जाता, पढ़ाई नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है और पूरी जिंदगी शायद इसी चक्कर में गुजर जाएगी। ये पॉवर्टी है, गरीबी। और ये सिर्फ एक बच्चे की स्टोरी नहीं, इंडिया में करोड़ों लोगों की ये रियलिटी है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 का पार्ट 1 पॉवर्टी के बारे में। ये चैप्टर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, ये चैप्टर आपको इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंज समझाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वेलकम टू अंकित्स क्लासरूम। मैं हूं अंकित प्रजापति और चलते हैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। स्टूडेंट्स, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने वाला देश, आईटी सुपर पावर, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक। लेकिन इसी इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है जो इतनी डीप है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि डिकेड्स बाद भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। यानी कि बहुत सालों तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इंडियन इकोनॉमी के सीरियस और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन से है? तो पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, लोग बढ़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। प्राइस राइज, महंगाई जो गरीब को सबसे ज्यादा दुख देती है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है। अगर हम रिसेंट देखें तो पेट्रोल अभी कम से कम 10 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी जिसमें टैक्स नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा पैसा जो सरकार को मिलना चाहिए, जो देश में घूमना चाहिए, वो लोग खुद छुपा के यूज करते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं होती लोगों की। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, काम नहीं, इनकम नहीं, जिसकी वजह से इंसान गरीब रह जाता है। स्टारवेशन, भूखा रहना, पोषण नहीं, लोगों को अच्छा 3 टाइम का खाना नहीं मिलता। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, सिस्टम की फेलियर, लोग पैसे खाकर सारी चीजें करवाते हैं, या जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो इतना करप्शन करते हैं। टेररिज्म, डर और डिस्ट्रक्शन, टेररिज्म यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, लोगों बेगुनाह लोगों को मारना, ये सब भी एक प्रॉब्लम में आता है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म देती है, एक चेन है ये पूरा। लेकिन इन सब में सबसे मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज और पॉपुलेशन इंक्रीज। और इस चैप्टर में हम इन सबसे डीपली स्टडी करेंगे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को। पार्ट 1 में पॉवर्टी, क्योंकि जब तक गरीबी समझ नहीं आएगी बाकी प्रॉब्लम समझना मुश्किल है। अब स्टूडेंट्स, पॉवर्टी, गरीबी, ये वर्ड तो सब जानते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या है, प्रिसाइसली क्या मतलब है इस पॉवर्टी का, ये समझो एक स्टोरी से। रमेश एक गांव में रहता है, दिन भर खेत में काम करता है, दूसरे के खेत में मजदूरी पे। शाम को 150 रुपये 150 रुपीज मिलते हैं। घर आता है, 5 लोगों का परिवार है। 150 रुपये में क्या होगा? आटा आएगा, नमक आएगा, थोड़ी दाल आएगी, क्या आएगा? रोटी खाते हैं, 2 वक्त की भी नहीं मिल पाती, कभी कभी उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। कपड़े फटे हुए हैं, नई खरीदने की औकात नहीं है। घर कच्चा घर है, बारिश में टूट जाता है। स्कूल बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं है, और हेल्प के लिए घर पे भी रहना पड़ता है। डॉक्टर बीमार पड़े, पैसे नहीं है, दवाई नहीं है। ये है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब है जब लोगों की इतनी बड़ी तादाद हो जो अपने बेसिक और एसेंशियल जरूरतें पूरी ना कर सके। फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस। पहले 3 चीजें होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, बट अब 5 चीजें आती है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और हेल्थ, ये 5 चीजें बेसिक नेसेसिटी में आती है जो लोगों को मिल पाती नहीं है। इस सिचुएशन को कहते हैं कॉम्प्रेसिव पॉवर्टी, व्यापक गरीबी। और जो लोग इस कंडीशन में जीते हैं उन्हें कहते हैं पुअर, यानी कि गरीब। और जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जीते हैं उन्हें कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी बीपीएल। इंडिया में पॉवर्टी को लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ के रूप में देखा जाता है। ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ नंबर से नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ से मेजर होता है। अब बीपीएल, लोगों की कॉमन फीचर्स, मतलब कि ऐसे कौन लोग हैं जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बीपीएल मतलब क्या होता है या बीपीएल के फीचर्स क्या होता है, तो एक एक करके देखते हैं। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती,
दिन में 2 बार खाना, ये बेसिक है, लेकिन बीपीएल फैमिली के लिए गारंटी नहीं है कि उन्हें 2 टाइम का खाना मिलेगा या नहीं। रहने की जगह नहीं, घर नहीं, ये तो फुटपाथ पे या कोई झोपड़पट्टी में रहते हैं। शेबी या स्लम एरिया में रहने पे मजबूर, गंदा पानी, गंदी हवा और अच्छे से वॉशरूम वगैरह भी उनको मिलते नहीं है। इनकम डिटरमिनेंट एक्सपेक्टेड इनकम से कम होती है, जो मिनिमम पैसे उनको चाहिए, जो मिनिमम इनकम उन्हें चाहिए वो मिलती नहीं है। लाइफ स्पैन नेचुरल एवरेज से कम, मतलब गरीब लोग ज्यादा जल्दी मर जाते हैं क्योंकि खाना नहीं, दवा नहीं, अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती बीमारी में, उनको सही से खाना नहीं मिलता पोषण वाला, जिसकी वजह से उनकी डेथ जल्दी हो जाती है। इलिटरेट, अनपढ़, स्कूल नहीं गए या गए तो कभी स्कूल पूरी नहीं की क्योंकि पैसा नहीं था। डिजीज, बीमारियां, न्यूट्रिशन फूड नहीं तो इम्यूनिटी वीक होती है और बार बार बीमार पड़ते हैं। बच्चे पढ़ाई की जगह काम करते हैं, जो स्कूल में होने चाहिए बच्चे वो घर चलाने पे लग जाते हैं। डेथ रेट हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, खाना नहीं तो बच्चे मर जाते हैं, एडल्ट मरते हैं। माल न्यूट्रिशन इंडिया की एक ट्रेजिक रियलिटी है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए नहीं है, एक रियल लाइफ डिस्क्राइब कर रहा है मिलियंस लोगों की, कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस बीपीएल के अंडर आते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम तो बड़ी है लेकिन गवर्नमेंट ने हाथ पे हाथ नहीं रखा, कुछ एफर्ट्स किए हैं और उन्हें जानना जरूरी है। गवर्नमेंट्स के बीपीएल फैमिलीज के लिए क्या एफर्ट्स रहे? सबसे पहले गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कौन है बीपीएल में, सिटीज में भी गांव में भी ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम बहुत कम है, इन्हें एंटोदिया फैमिली या सिंपली बीपीएल फैमिलीज कहा जाता है। एंटोदिया मतलब अंतिम व्यक्ति, लास्ट पर्सन, जो सोसाइटी में सबसे पीछे है, सबसे कमजोर है, उससे पहले उठाना, ये एक नोटेबल थॉट है। इन्हें आइडेंटिफाई करने गवर्नमेंट ने शुरू किया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, रेशन कार्ड के जरिए। रेशन कार्ड ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बीपीएल फैमिलीज का रिकॉर्ड होता है और इस कार्ड पे उन्हें मिलता है सब्सिडाइज्ड रेट्स पे राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन मंथली बेसिस पे। आपने देखा होगा राशन की दुकान होती है, जिसके पास राशन कार्ड होता है उनको बहुत सस्ते भाव में 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, इन भाव पर उनको सारी खाने की चीजें मिलती है ताकि कम से कम पैसों में वो अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाए। ये सिस्टम कैसे काम करता है? फेयर प्राइस शॉप के जरिए, यानी हमारी गांव या मोहल्ले की राशन की दुकान सरकार द्वारा सब्सिडाइज्ड आइटम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बीपीएल फैमिलीज को। ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, करप्शन भी है इसमें, लाखों लोगों के फैमिलीज के लिए एक लाइफलाइन मानी जाती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल गरीब नहीं है बट उनकी कास्ट ऐसी होती है जो बीपीएल के अंडर में आती है, जिसकी वजह से जो वेल एस्टेब्लिश फैमिली होती है वो भी रेशन कार्ड के जरिए क्या करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब पॉवर्टी लाइन, WHO का क्या कॉन्सेप्ट है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये समझो पॉवर्टी लाइन डिसाइड कैसे होती है। ये कॉन्सेप्ट पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने प्रोपाउंड किया था। पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के लिए क्या देखा जाता है? एक्सपेंडिचर साइड, फैमिली का कितना खर्चा होता है, फूड, क्लोथिंग, अकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सब मिला के कितना उनका खर्चा होता है। इनकम साइड, फैमिली की टोटल इनकम कितनी है और कैलोरी इनटेक, कितनी कैलोरी रोज मिल रही है, इन दोनों को मिला के एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स किया जाता है, यानी है पॉवर्टी लाइन। जो इससे नीचे है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो इससे ऊपर है APL, अबो पॉवर्टी लाइन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉवर्टी लाइन फिक्स नहीं है, फॉरएवर नहीं है, ये टाइम, लोकेशन और सर्कमस्टेंसेस के साथ चेंज होती है। 1990 की पॉवर्टी लाइन अलग थी, 2024 की अलग है, गांव की अलग है, शहर की अलग है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह अलग होता है। अब स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, पॉवर्टी मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक मेजर नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि कितने लोग गरीब है और उनके लिए क्या करना होगा। 2 तरीके हैं पॉवर्टी मेजर करने के। पहला तरीका एक्सपेंडिचर बेसिस, फैमिली एक मंथ में अलग अलग चीजें और सर्विस पे कितना खर्चा करती है, उस हिसाब से डिसाइड करो कि गरीब है या नहीं। दूसरा तरीका इनकम बेसिस, फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, फैमिली में मिनिमम 5 मेंबर कंसिडर किए जाते हैं, अगर इनकम एक मिनिमम लेवल से कम है तो बीपीएल के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। अब पॉवर्टी के 2 टाइप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऑलमोस्ट आता ही है ये। टाइप ए एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि पूरे कंप्लीट पॉवर्टी, कंप्लीट गरीब, ये सबसे सर्वर फॉर्म ऑफ पॉवर्टी है।
एब्सोल्यूट पुअर वो लोग हैं जो सबसे सस्ते मार्केट रेट पे भी बेसिक नेसेसिटीज फूड, ग्रेन, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी अगर 20 रुपए किलो अगर कोई सब्जी है तो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब इतना भी नहीं कि एक वक्त का खाना खा सके। ये जीरो लेवल पॉवर्टी है। इंडिया में आज भी करोड़ों लोग इस लेवल पर जीते हैं। ये होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां पर बेसिक नेसेसिटीज भी एक इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि कंपैरिजनली एक दूसरे से गरीब है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज में प्रिवलेंट है। समझते एक एग्जांपल से जो स्लाइड पे दिया गया है। 3 लोग हैं, ए की इनकम है 10,000, बी की इनकम है 20,000 और सी की इनकम है 30,000 पर मंथ। अब ए एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, वो खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है, घर है उसका, लेकिन बी के कंपैरिजन में ए गरीब लगता है और बी और ए दोनों गरीब है सी के कंपैरिजन में। यानी कि फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, एक मैं, एक कोई मेरा दोस्त और एक और मेरा कोई दोस्त, ठीक है। तो मैं अंकित हुआ, तीसरा कोई कृणाल हुआ और एक हर्ष हुआ, ठीक है। तो हम 3 लोग हैं। अब हम, मेरी इनकम 1 लाख रुपए, कृणाल की इनकम 50,000 रुपए और हर्ष की इनकम 3 लाख रुपए। तो कृणाल गरीब नहीं है, उसकी इनकम तो 50,000 है, लेकिन वो हम दोनों से गरीब है, मेरे और हर्ष से वो गरीब है। मैं अंकित, मैं कृणाल से अमीर हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, बट मैं हर्ष से बहुत ज्यादा गरीब हूं क्योंकि उसकी मंथली सैलरी 3 लाख रुपए। वैसे ही हर्ष भी किसी और पर्सन से गरीब होगा, यानी हर एक इंसान एक दूसरे के कंपैरिजन में किसी से गरीब होता है। ये रिलेटिव पॉवर्टी। कंपैरिजन बेस्ड पॉवर्टी होती है जब सोसाइटी में इनकम इनइक्वालिटी हो और कुछ ग्रुप्स दूसरों से सिग्निफिकेंटली कम अर्न करते हो तो वो रिलेटिवली पुअर होते हैं। ये 2 चीजें याद रखना, क्लियरली याद रखना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि जिसमें बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जीरो लेवल होता है, और रिलेटिवली पॉवर्टी यानी कंपैरिजन में वो एक दूसरे से पुअर होते हैं। अब देखते हैं पॉवर्टी इन इंडिया का डेटा। अब नंबर्स की बात करते हैं क्योंकि फीलिंग से भी इंपॉर्टेंट होता है डेटा। नंबर्स बताते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। 2011-12 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की। कैसे? एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। रूरल एरिया के अंदर अगर एक इंसान का मंथली खर्चा 816 रुपए से कम है, यानी 816 रुपए से कम है, तो वो गरीब है। एक फैमिली ऑफ 5 के लिए, मतलब कि एक फैमिली है जिसके अंदर 5 लोग रहते हैं, 4,080 रुपए यानी 4080 पर मंथ। सोचो, एक परिवार के लिए 5 लोगों के लिए एक महीने में सिर्फ 4,080 रुपए होते हैं। यानी कि सोचो 4,080 रुपए, ये कभी कभी एक फैमिली का, अगर हम देखेंगे अभी की सिटीज में एक फैमिली के डिनर का खर्चा इतना होता है। ये 4,080 ये कितने हैं? मतलब रफली 136 पर पर्सन पर डे, यानी कि 4,080 रुपए पूरा महीना चलाना है तो एक इंसान के लिए तकरीबन 136 रुपए का खर्चा होता है एक दिन का। ये इतना होता है। एक कप चाय भी 10 रुपए की होती है आजकल, ठीक है। तो आप सोचो कि 5 लोग अगर 5 चाय भी पीते हैं तो 50 रुपए का खर्चा ऐसे ही हो जाता है। तो वो 136 रुपए में एक दिन में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे कपड़े लेंगे? तो वो होते हैं रूरल एरियाज के गरीब। ये 2011-12 में ये बेंचमार्क सेट किया गया था कि एक इंसान की मंथली इनकम एक फैमिली की, पूरे 5 लोगों के फैमिली की 4,080 रुपए हो तो वो परिवार गरीब में आता है। और अर्बन एरियाज में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 1,000 रुपए पर मंथ होता है, मतलब कि 5,000 रुपए पर मंथ से कम होना चाहिए। और इस क्राइटेरिया के बेसिस पर 2011-12 में इंडिया में 27 करोड़ लोग गरीब थे। 27 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 27 करोड़ जिंदगियां हैं। पॉवर्टी रेट 21.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। कंपेयर करो 2009-10 में, ये रेट 29.8% था। मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। एक और फिगर, अप्रोक्सीमेटली 35.47 करोड़ लोग पॉवर्टी में थे एक एस्टिमेट के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक का मेजर, वर्ल्ड बैंक ने भी पॉवर्टी लाइन डिफाइन की है $1.90 पर डे पर पर्सन 2012 की रेट पे। मतलब दिन भर में एक इंसान के पास सिर्फ $1.90 अप्रोक्सीमेटली 150 रुपए, इससे कम है तो वो गरीब होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2010, इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़, उसका 32.7% यानी 45.6 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है।
आप सोचो, मतलब कि 2010 के अकॉर्डिंग, 2010 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ में से 32.7% यानी 45.6 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। स्टूडेंट्स, ये नंबर सुन के दिल भारी हो जाता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जरूरत और इतना बड़ा चैलेंज है। और आज ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि आज हमारी आबादी 150 करोड़ के आसपास है। अब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2015 रिपोर्ट क्या कहती है? 2015 की यूएनडीपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2011-12 में इंडिया की पॉवर्टी रेशियो था 21.92%। अब स्टेट वाइज पिक्चर देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटल पुअर में से 26.93 करोड़ यानी 25.7% रूरल एरियाज में है, सिर्फ 5.28 करोड़ यानी 5.28 करोड़ अर्बन एरियाज में है। यानी कि 26.93 करोड़ हमारे यहाँ की जो बोलते हैं कि गरीब लोग हैं वो रूरल एरिया यानी कि गांव वगैरह में रहते हैं। 5.28 करोड़ गरीब है जो अर्बन एरिया यानी कि सिटी में रहते हैं। ये रेशियो देखो, गांव में पॉवर्टी शहर से कहीं ज्यादा है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन डेवलपमेंट शहर तक ही ज्यादा पहुंचती है। सबसे गरीब स्टेट है छत्तीसगढ़, 36.93% पॉवर्टी रेट है। सबसे कम पॉवर्टी वाला स्टेट है गोवा, सिर्फ 5.09% है। गुजरात में पॉवर्टी 16.63%, नेशनल एवरेज से कम लेकिन जीरो नहीं है। गुजरात में 16.63 यानी अप्रोक्सीमेटली 70% पॉवर्टी देखने को मिलती है। स्टेट्स विद मोर देन 30% पॉवर्टी, ऐसे स्टेट्स जिसके अंदर 30% से ज्यादा पॉवर्टी है तो वो है छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। ये सब स्टेट्स में है जहां 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन गरीब है। और अब एक लाइन जो सोचने पे मजबूर कर देती है, इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्स भरपूर है, जंगल है, जमीन है, नदियां है, खाना है, सब कुछ है, फिर भी पॉवर्टी इतनी ज्यादा है। इसलिए ये फेमस लाइन कही जाती है, द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप गाला देख लो, मार्वेल देख लो, पास्ट ईयर के पेपर देख लो, ये क्वेश्चन आता ही है कि एक्सप्लेन द पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया, मतलब कि अमीर देश के अंदर गरीब लोग रहते हैं। ये आप एक्सप्लेन करो तो इसका बेसिक यही एक्सप्लेनेशन है कि इंडिया के पास सब कुछ है, खाना है, नदियां है, पहाड़ है, नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर है, यहाँ पर सब कुछ है, फिर भी यहाँ पर एक इंसान गरीब है। इसका रीजन होता है कि डेवलपमेंट में फेलियर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें आपको आंसर में लिखनी होगी। ये क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको वो लिखना है जो आपको समझ में आता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, पॉवर्टी एक जगह नहीं रहती, गांव में भी है, शहर में भी, और दोनों जगह गरीब लोगों की लाइफ अलग होती है, अलग स्ट्रगल होती है। टाइप्स ऑफ पुअर देखते हैं। टाइप ए है रूरल पुअर, यानी ग्रामीण गरीब, यानी कि जो गांव में रहता है वो। गांव में कौन गरीब होता है? एक एक कैटेगरी इमेजिन करो। लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास जमीन ही नहीं है, दूसरों के खेत में काम करते हैं, मजदूरी मिलती है, वो भी। फार्मर लेबर्स, खेती में काम करते हैं, सीजनल इनकम, सीजनल खत्म, काम खत्म। आर्टिशियन ऑफ कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाथ से चीजें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, लेकिन मशीन मेड प्रोडक्ट से इनकी मार्केट खत्म कर दी। मार्जिनल फार्मर्स, इतनी छोटी जमीन की जो उगता है वो सिर्फ खाने के लिए, बेचने के लिए कुछ नहीं बचता। बेगर्स, जो इतने हेल्पलेस है कि मांगने पे डिपेंड करते हैं। फोर्स लेबर्स, बॉन्डेड लेबर्स, किसी के यहाँ काम करने पे मजबूर होते हैं, किसी पर कर्जा होता है इसलिए उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। इनहेबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन, जंगलों या पहाड़ों में रहने वाले, डेवलपमेंट से दूर, रिसोर्सेज से कट ऑफ। ट्राइबल्स, आदिवासी कम्युनिटीज, जिन्हें मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट ने बाईपास ही कर दिया है, मतलब आदिवासी एक अलग ही ट्राइबल है, वो कभी डेवलप नहीं होना चाहते। टेम्परेरी क्राफ्टमैन, जो काम मिलने पे काम करते हैं वरना काम नहीं करते, ये सब रूरल पुअर है। अब टाइप बी देखते हैं, अर्बन पुअर, यानी जो शहर में है फिर भी गरीब है। शहर में गरीब लोगों की लिस्ट देखो, ये भी हमारी आंखें खोलती है। टेम्परेरी लेबर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, फैक्ट्रीज में काम मिलने पे काम करते हैं वरना उनके पास कोई काम नहीं होता। डेली वेज वर्कर, दिन का काम, दिन की जो दिहाड़ी मिलती है, मतलब कि मजदूरी मिलती है, वो आज काम मिला आज की पैसे मिले, कल काम नहीं मिला कल पैसे नहीं मिलेंगे। डोमेस्टिक वर्कर, जो घर घर में काम करने वाले लोग होते हैं, जो बाई होती है, कुक होते हैं, ड्राइवर होते हैं, अक्सर कोई राइट्स नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। रिक्शा वाले, फिजिकल लेबर से रोज की रोटी, गर्मी बारिश सर्दी सब में। वर्कर्स इन टी स्टॉल, होटल्स, ढाबाज, घर से दूर, कम सैलरी, लंबे समय तक काम करना पड़ता है। गैराज वर्कर्स, व्हीकल रिपेयर करते हैं, कम इनकम, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। बेगर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स पे या मंदिर के बाहर जो लोग भीख मांगते हैं वो।
और जो भी अपनी मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर सकता वो अर्बन पुअर होता है। स्टूडेंट्स, ये लोग हमारी जिंदगी में हमेशा होते हैं। ऑटो वाले भैया, चाय वाले अंकल, कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर, ये सब रियल लोग हैं। इन चैप्टर को पढ़ते वक्त उन्हें याद करो कि एक इंसान जिन्हें आप रोज डेली देखते हो वही लोग इन चीजों से सफर करते हैं। अब पॉवर्टी क्यों होती है ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक कॉज समझ नहीं आता सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, पॉवर्टी की जड़ गांव में ज्यादा गहरी है अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में। अब रीजन एक एक करके समझते हैं और हर रीजन को एक स्टोरी की तरह कनेक्ट करो। पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम की कमी। गांव का किसान इरिगेशन नहीं, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं, डेवलपमेंट नहीं, फसल कम होती है, इनकम कम होती है, गरीबी बढ़ती है। अगर खेती इंप्रूव नहीं होगी रूरल पॉवर्टी कभी खत्म नहीं होगी। सेकेंड, फार्मिंग के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं। एक इंसान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है खेती। अगर खेती फेल तो कुछ नहीं, नो प्लान बी। इंडस्ट्रियल जॉब्स नहीं, सर्विस सेक्टर नहीं, सिर्फ खेत है उसके पास। थर्ड, एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग का कमी। गांव के लोग जो जानते ही नहीं है और काम हो सकता है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, इसीलिए गांव में नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है। फोर्थ, डेट, कर्जा। शादी करनी है कर्ज लो, बेटी की शादी करनी है कर्ज लो, बीमार पड़ना कर्ज लो, और ये कर्ज कास्ट सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस, अनप्रोडक्टिव कस्टम्स, ये सब मिलके बनाते हैं। शादी में लाखों का खर्चा करना, कर्ज में दब जाओ और फिर जनरेशन तक उस गरीबी में रहो वो कर्जा चुकता करने के लिए। पांचवा, इलिटरेसी, एक्सप्लॉयटेशन। अनपढ़ हो तो सिस्टम एक्सप्लॉइट करता है। गवर्नमेंट की स्कीम है लेकिन उनके बारे में पता नहीं है, फॉर्म्स नहीं भर सकते, बेनिफिट नहीं मिलते। अनपढ़ गरीब को कोई भी ठग सकता है, यानी कोई भी उनके साथ चीटिंग कर सकता है। सिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज में गरीब की वेलफेयर इग्नोर। पॉलिसीज बनाते वक्त टॉप का ध्यान रखा गया, बॉटम का नहीं। अमीरों के लिए फैसिलिटीज बनाई गई, गरीबों को नेग्लेक्ट कर दिया गया। सातवां, कैश क्रॉप वर्सेस एडिबल क्रॉप। ज्यादा प्रॉफिट के लिए कॉटन, शुगर केन, कैश क्रॉप उगते हैं, लेकिन फिर खाने की चीजें दाल, चावल, गेहूं कम उगाए जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? फूड की स्कैरसिटी होती है, 2 वक्त की रोटी भी लोगों को नहीं मिलती। 8, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रूरल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन रिफॉर्म्स से शहर बढ़ते लेकिन गांव की कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टूट गई। माइग्रेशन बढ़ा, शहर में आ गए, वहां भी गरीब रहना पड़ा। 9th, माल न्यूट्रिशन और हेल्थ एक्सपेंडिचर। गरीब को न्यूट्रिशन नहीं, बीमार पड़ता है, इलाज का खर्चा बढ़ता है, इनकम वही रहती है और ज्यादा गरीब हो जाता है। एक चेन में, एक साइकिल में घूम जाता है कि यार अब मैं कैसे पैसे कमाऊं, जहां पैसे आते हैं वहीं पर खर्च हो जाते हैं। 10th है टेक्नोलॉजी चेंज। न्यू टेक्नोलॉजीज आई, मशीन ने हाथ के काम छीन लिए, दर्जी, कारपेंटर, कुंभार, इनकी मार्केट खत्म हो गई। कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पॉवर्टी बढ़ी। 11th है पॉपुलेशन ग्रोथ। ज्यादा लोग, ज्यादा लेबर सप्लाई, कम वेजेस, प्राइस राइज, परचेसिंग पावर खत्म हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया, पॉवर्टी बढ़ गई। अब ये सारे रीजंस थे, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक रीजन दूसरे को बांधता है, इसीलिए पॉवर्टी सॉल्व करना इतना मुश्किल है। ये एक सिस्टम की फेलियर है, सिर्फ एक प्रॉब्लम की नहीं। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम जान लिए, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, विक्टियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विक्टियस साइकिल मतलब एक चक्कर जो टूटता ही नहीं। गरीब है तो पढ़ नहीं सकता तो अच्छा काम नहीं मिलता, अच्छा काम नहीं तो इनकम नहीं तो गरीब ही रहेगा और बच्चे भी गरीब रहेंगे। गरीब बाप का बेटा गरीब, वो साइकिल है और ये गरीब बढ़ती ही जा रही है। प्लानिंग कमीशन ने 11 5 years प्लान कंप्लीट किए, लेकिन रूरल पॉवर्टी अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है। यानी जो प्लानिंग कमीशन होती है, जो हर 5 साल के लिए इंडिया का प्लानिंग कमीशन बनाती है, उस चीज को 11 बार प्लानिंग कमीशन ने बना दिया। 5 साल करते हुए ऐसे 11th प्लान आ गया, लेकिन अभी भी पॉवर्टी की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक फंडामेंटल मिस्टेक हुई। रूरल एरिया को नेग्लेक्ट किया गया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में। शहर चमके, हाईवेज बने, एयरपोर्ट्स बने, मॉल्स बने, लेकिन इन गांव वही रहा। और ये सोचने वाली बात है, इंडिया की इकोनॉमी का गोल्डन पिनेकल शहर में दिखता है, लेकिन उसकी न्यू बेस गांव में होती है। किसान की खेती, गांव का लेबर, रूरल रिसोर्सेज, यही इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट किया जाता है शहर में। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? गांव को डेवलप करो। विलेज आर द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर गांव डेवलप्ड हो तो इंडियन डेवलप्ड होगा। इसका बजट का बड़ा हिस्सा गांव पे खर्च होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पॉसिबल है सिर्फ गांव को डेवलप करके।
और इस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया ग्रामोदय से भारत उदय, एक प्रोग्राम जिसका मैसेज है गांव का उदय करोगे तभी भारत का उदय होगा। विलेज लेवल से डेवलपमेंट शुरू करो, ग्रास रूट पे काम करो, तब पॉवर्टी हटेगी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने पॉवर्टी रिमूव के लिए नए प्लान्स और प्रोग्राम्स पे फोकस किया। अब ये स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पॉवर्टी इरेडिकेशन का कोर आइडिया रूरल डेवलपमेंट प्लस एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट प्लस हेल्थ केयर इज इक्वल टू पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिलेगा। और एक लाइन याद रखना, गांव बदलेगा तो भारत बदलेगा। अब आता है स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। ये तो 4 मार्क्स में आता ही है कि पॉवर्टी हटाने के लिए क्या क्या चीजें की गई है या फिर कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट करती है, ये सारी चीजें आती है। एक और इसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन आता है कि स्कीम्स बताओ कि पॉवर्टी हटाने के लिए क्या क्या स्कीम्स की, तो वो हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स आई। तो 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला आती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी यानी ये जो अभी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब आएगा। बट अगर स्कीम्स पूछते हैं तो जो हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब भी मैं रिपीट करूंगा, वो चीजें आएगी। गवर्नमेंट ने पॉवर्टी हटाने के लिए 5 मेजर स्ट्रेटेजीज बनाई है। एक एक करके समझते हैं और ऑनेस्टली इवेल्युएट भी करते हैं कि क्या काम किया क्या नहीं किया। स्ट्रेटेजी नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के लीडर्स ने सोचा बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाओ, हेवी इंडस्ट्रीज लगाओ, तो जॉब्स बढ़ेगी, तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, पॉवर्टी खत्म होगी। नारा दिया गया गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। स्टील प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। साथ में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी लाई गई। एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट्स भी बनाई गई। थियरी सही है, प्रोडक्शन बढ़ती तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, इनकम बढ़ती, पॉवर्टी खत्म होती, लेकिन रियलिटी में स्ट्रेटेजी प्रूव टू बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड स्लो सही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड स्लो रही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल था, मतलब फैक्ट्री से जो पैसा आया वो टॉप पे गया, नीचे नहीं पहुंचा। इनकम और वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती रही कुछ अमीर लोगों के हाथ में। गरीबी हटाओ स्लोगन था, रियलिटी में गरीबी उतनी तेजी से नहीं हटी। स्ट्रेटेजी 2 टैक्सेशन पॉलिसी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब गवर्नमेंट ने सोचा रीडिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच, यानी अमीर से ज्यादा टैक्स लो और उस पैसों से गरीब को सब्सिडाइज एसेंशियल दो। लग्जरी गुड्स पर हैवी टैक्स लगा दिया, अमीर लोगों जो एक्सपेंसिव कार गैजेट आइटम खरीदते हैं उन पे ज्यादा टैक्स। फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस के जरिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, पुअर लोगों को सब्सिडाइज रेट पे राइस, व्हीट, ऑयल, शुगर, केरोसिन, ये सब चीजें दी जाएगी। अब गवर्नमेंट ने ये भी ट्राई किया कि लग्जरी आइटम की प्रोडक्शन कम हो और वही रिसोर्सेज पुअर लोगों के लिए एसेंशियल आइटम्स बनाने में यूज हो। ये स्ट्रेटेजी पार्टली काम की थी। पीडीएस आज भी करोड़ों फैमिलीज की लाइफलाइन है, लेकिन करप्शन ने इसे बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बिगाड़ दिया या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दिया है। अब स्ट्रेटेजी नंबर 3 देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूवमेंट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं रूरल पॉवर्टी की जड़ एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करो, रूरल पॉवर्टी अपने आप काम होगी। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया लैंड सीलिंग एक्ट, एक इंसान के पास जमीन के मैक्सिमम लिमिट फिक्स, इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। टेनेंसी एक्ट रेगुलेशन, जो जमीन पे काम करता है उसका राइट प्रोटेक्ट रहेगा। सिक्योरिटी और कल्टीवेटिंग राइट्स, जो जोत रहा है, जो खेत को जोत रहा है उसे का ही हक रहेगा। ये सब मिलकर रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड्स की इनकम रिड्यूस की गई और वही इनकम फार्म लेबरर्स और टेनेंट्स, मजदूर और किसान, जो किसान होते थे जो मजदूरी करते थे उन तक पहुंचाई गई। मतलब इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर, ऊपर से नीचे तक। स्ट्रेटेजी नंबर 4 इंकरेज एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। अब ये ब्रिलियंट आइडिया था, एग्रीकल्चर के साथ साथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी ग्रो करो। क्या किया गवर्नमेंट ने? कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्रीज, मछली पालना, ये सारी जो चीजें थी, अफॉरेस्टेशन, इन सबको इंकरेज किया। स्मॉल इरिगेशन सिस्टम, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप की गई। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो ज्यादा मशीन नहीं, ज्यादा लोग यूज करती है, ज्यादा लोग ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिन्हें टेक्नोलॉजी ने खत्म कर दिया था, उन्हें वापस सपोर्ट दिया। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, घर पे ही काम, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड किया गया। रूरल यूथ को ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, यानी सिर्फ खेती पे डिपेंड मत रहो, कुछ और भी सीखो। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, गांव के लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स दो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, खुद का काम शुरू करो, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। यह स्ट्रेटेजी ज्यादा रियलिस्टिक थी क्योंकि गांव में लोग थे, काम था, सिर्फ कनेक्शन और सपोर्ट की जरूरत थी।
स्ट्रेटेजी 5 इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है और लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि एक गरीब फैमिली का बच्चा अगर पढ़ ले तो वो विक्टियस साइकिल तोड़ सकता है, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर इंजीनियर टीचर बन सकता है और फिर अपनी फैमिली को पॉवर्टी से निकाल सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर इंप्रूव किया, एजुकेशन, हेल्थ, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया। इरिगेशन, रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बैंक लोन्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स के लिए किसान को कैपिटल मिलेगा तो इन्वेस्ट कर सकता है, इन सब के लिए बैंक से एकदम कम या फिर नो इंटरेस्ट पर लोन्स बनाई गई। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स क्रिएटेड एट होम, गांव के लोगों को शहर माइग्रेट ना करना पड़े इसलिए वहीं पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया। स्कूल्स एट विलेज लेवल, पहले गांव में स्कूल नहीं था, बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, प्राइमरी स्कूल्स गांव में, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक उन्होंने गांव के अंदर स्कूल्स बनाए। कॉलेजेस एट क्लोज डिस्टेंस, टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज, प्रैक्टिकल स्किल सीखने का मौका। इकोनॉमिक हेल्प टू स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप हो गई, फीस हो गई, रेजिडेंटल स्कूल्स हो गई, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करना, क्योंकि जब लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार बदलता है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स लाए गए, वुमेन को इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाओ, माइक्रो फाइनेंस, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एक लेडी खुद अच्छे से कमा सके, खुद का डेवलपमेंट कर सके और एक परिवार को गरीबी से निकाल सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सॉलिड स्टेप्स, मुद्रा लोन, स्टार्टअप सपोर्ट, कुछ भी शुरू करने के लिए सारी चीजें दी जाती थी। स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक विजन है कि एवरी इंडियन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू रेज अबव पॉवर्टी थ्रू एजुकेशन, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज, यानी हर एक इंसान का यह हक होता है कि वो पढ़ लिख के अपने हेल्थ और अपनी अपॉर्चुनिटीज देख के वो खुद एक पॉवर्टी से बाहर आ सके। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पीएपी, ये नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, फुल फॉर्म याद रखो, पीएपी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब ये 4 मार्क्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सप्लेन पीएपी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, तो वो सब आपको इसके अंदर लिखने होंगे। इसके अंदर मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स आ जाएगी और ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है। मैंने जो बताया था आगे आपको कि स्कीम्स वगैरह भी का एक क्वेश्चन आता है, वो होता है पीएपी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लागू की है पॉवर्टी हटाने के लिए वो आपको लिखना होगा। पीएपी का बेसिक आइडिया क्या है, स्ट्रेटेजीज तो बनाई लेकिन रियल चेंज तब होगा जब डायरेक्टली बीपीएल फैमिलीज को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, रूरल और अर्बन दोनों में। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएपी 5 चीजें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, पॉवर्टी में जीने वाले परिवार के लिए काम होना, एग्रीकल्चर इंप्रूव करना, रूरल बेस्ड स्ट्रेंथ करो, रूरल अपलिफ्टमेंट, गांव का डेवलपमेंट करो, फूड सिक्योरिटी, 2 वक्त का खाना गारंटी लोगों तक पहुंचाओ, एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग ताकि इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो और ये सब मिलकर सोशल सिक्योरिटी क्रिएट हो। पीएपी के 5 सेक्शन है, नोट कर लो। पहला है वेजेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मजदूरी पे कुछ काम, मनरेगा जैसे काम दो, पैसा लो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, खुद का काम शुरू करने में हेल्प करो, लोन दो, ट्रेनिंग दो। थर्ड है प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, खाना गारंटी करो, रेशन सिस्टम। फोर्थ है प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सेफ्टी, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, एक्सीडेंट कवर, सोशल सिक्योरिटी, ये सब। फिफ्थ है प्रोग्राम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया, शहर के गरीब लोगों के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम्स बनाओ। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम्स इज एग्रीकल्चर और इरिगेशन में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, खेती बेहतर हो तो किसान की इनकम बेटर होगी। रोड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेलिंग, ये सब कनेक्टेड है, एक इंप्रूव होगा तो दूसरा इंप्रूव होगा। डायरेक्ट इनकम क्रिएट करो जो सीधा पुअर की जेब में जाए ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो पाए। ये पीएपी फ्रेमवर्क पॉवर्टी एराडिकेशन का सिस्टमैटिक अप्रोच है। एग्जाम में सेक्शन और ऑब्जेक्टिव्स दोनों पूछे जाते हैं, बट सबसे ज्यादा मेन जो पूछा जाता है वो है पीएपी की स्कीम्स, जो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी मेजर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी हटाने के लिए लागू की गई है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कीम जो पॉवर्टी इराडिकेशन के लिए इंप्लीमेंट की गई है। ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं और मैं अभी भी बोलूंगा 4 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सीधा नाम से ही पता चलता है पीएम की एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम। ये नेशनल एग्रीकल्चर प्लान के अंदर आती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इंक्रीज करो, जब खेती बेटर होगी किसान की इनकम बेटर होगी, रूरल पॉवर्टी कम
हो जाएगी। इरिगेशन इंप्रूव करो, इंडिया की बहुत सारी जमीन अभी भी रेन डिपेंडेंट है, इस स्कीम से हर एग्रीकल्चर लैंड तक इरिगेशन पहुंचाना ये गोल है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, पानी सेव करो, क्रॉप को इंप्रूव करो। चेक डैम स्मॉल बिग मीडियम बनवाओ, वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, फार्मर को एग्रीकल्चर डेंजर्स और डेट के वित्तीय साइकिल से बचाओ। किसान कर्ज में डूबा, फसल खराब हो गई और कर्ज, ये साइकिल टूटना जरूरी है, क्योंकि एक किसान जब कर्जा मुक्त होता है तो वो अच्छे से अपना आपका डेवलपमेंट करेगा। सेकेंड स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। स्टूडेंट इमेजिन करो, एक किसान ने पूरी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा के खेती की, अच्छी फसल रेडी हो गई और एक रात साइक्लोन आया, तूफान आया, सब कुछ खत्म हो गया, इंश्योरेंस नहीं था तो किसान के पास कुछ नहीं बचता। प्रधानमंत्री फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान इसी के लिए है। नेचुरल क्लैमिटी, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, हेल स्ट्रॉम, कुछ भी हो, गवर्नमेंट इकोनॉमिक सपोर्ट देगी किसान को इंश्योरेंस के जरिए। और कश्ती मुक्ति कृषि भाव पंच, ये कमिटी, ये मैकेनिज्म है एग्रीकल्चर प्राइसेस स्टेबलाइज करने के लिए, प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना जाए ताकि किसान को प्रिडिक्टेबल इनकम मिले। स्टूडेंट्स, ये स्कीम एक कॉमन थ्रेड से जुड़ी है, किसान को सिक्योर करो, किसान सिक्योर होगा तो रूरल इंडिया सिक्योर होगा और रूरल इंडिया सिक्योर होगा तो पॉवर्टी कम होगी। अब देखते हैं थर्ड स्कीम, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ये स्कीम सिर्फ पानी की नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती है और पॉवर्टी भी हटाती है। क्या किया गया है इसके अंदर, हर खेत तक पानी पहुंचाना, कैनाल नेटवर्क इंप्रूव किया, ट्राइबल्स के लिए नई ट्यूबवेल, सॉइल इरोजन रोकना, सैलिनिटी प्रिवेंशन मतलब जमीन का खारा होना रोकना, जमीन के अंदर सॉल्ट बढ़ना नहीं चाहिए। और भी प्रोग्राम जैसे पॉन्ड खोदना, वाटरशेड डेवलप करना, टैंक्स कंस्ट्रक्ट करना, रेन वाटर कंजर्व करना, अफॉरेस्ट्रेशन, कैनाल लाइनिंग करना, ट्रीज और शब्स प्लांट करना, चेक डैम्स बनाना, इतने सारे काम और हर काम में रूरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती थी, यानी किसान को काम मिलता था ऑफ सीजन में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता था। स्टेट गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट लोन्स दिए खारिफ क्रॉप के लिए, कैटल रियरिंग के लिए, फर्टिलाइजर स्टोर करने के लिए और गुजरात गवर्नमेंट ने खुद से पॉवर्टी वेलफेयर फेयर ऑर्गेनाइज किया जहां फार्मर्स डेली गवर्नमेंट स्कीम से कनेक्ट हो सके, सेल्फ रिलायंट बन सके। फोर्थ स्कीम है ई नाम स्कीम। स्टूडेंट्स, ये एक मॉडर्न डिजिटल सॉल्यूशन एक पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए। प्रॉब्लम क्या थी, किसान अपनी फसल बेचता था लेकिन एक ही मार्केट में एक ही दलाल के थ्रू जो प्राइस दिखाता था वही मिलता था, फार्मर्स के पास नेगोशिएशन पावर नहीं था। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने ये चेंज किया। अब किसान अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लिस्ट कर सकता है और कोई भी ट्रेडर कहीं से भी ऑनलाइन बीड कर सकता है, यानी ऑनलाइन बोली लगा सकता है। जितने ज्यादा बीडर्स यानी जितने ज्यादा लोग बोली लगाएंगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा और कंपटीशन में किसान को बेटर प्राइस मिलती है। मीडिएटर्स और ब्रोकर्स के बीच में पूरा जो किस्सा था वो खत्म हो गया। यही ई नाम का बिगेस्ट अचीवमेंट है, जो पैसे पहले दलाल खाता था वो अब डायरेक्टली किसान के पास आता है। अब देखते हैं स्कीम नंबर 5, जिसका ऊपर भी हमने देखा था, ग्रामोदय से भारत उदय। नाम ही सब कुछ बता देता है, गांव का उदय होगा तभी भारत का उदय होगा। ये स्कीम इतनी ब्रॉड है कि एक किसान की हर जरूरत कवर करती है। देखो, वाइल्ड एनिमल्स से फसल प्रोटेक्शन, गांव के खेत जंगल के पास होते हैं, नील गाय बोर फसल बर्बाद कर देती है। गवर्नमेंट ने फेंसिंग के लिए इकोनॉमिक हेल्प की, ड्रॉट के टाइम कैटल के लिए घास, सूखे में जानवर भी मरेंगे तो गवर्नमेंट ने ग्रास प्रोटेक्शन दिया। कैटल शेल्टर कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प, जानवर प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके रहने के लिए सारी चीजें बना के दी। रेन फोरकास्टिंग और मिनरल रिच रीजन्स डिस्कवर करना, अल्ट्रा मॉडर्न सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी से ये इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली किसान के खेत से कनेक्ट करता है। लैंड सिक्योरिटी रिकॉर्ड मेंटेन करना, किसान की जमीन का क्लियर डिजिटल रिकॉर्ड होता है। लो रेट फाइनेंस और फार्म मैकेनिज्म, ट्रैक्टर हार्वेस्ट कॉस्टली है, लो इंटरेस्ट पे लोन मिलती है। वाटर टैंक प्लांटेशन, क्रॉप क्वालिटी, एग्रीकल्चर कंप्यूटराइजेशन, फाइनेंस सोसाइटीज, न्यू टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये सब इंप्रूव किया गया। कॉटन, पल्सेस, स्पाइसेस के लिए सूटेबल प्राइस इंश्योर करना, किसान की फसल का सही दाम मिलना चाहिए। फार्म पॉन्ड डीपन करना, यानी कि और भी ज्यादा अच्छे से फार्म के जो पॉन्ड है उनको गहरा खोदना, कैनाल्स को क्लीन करवाना, वाटर अवेलेबिलिटी इंप्रूव करवाना। ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ खेती नहीं उसके अलावा भी काम मिले किसान को। रूरल एरियाज में परमानेंट प्रॉपर्टी क्रिएट करना, गाँव में असेट बनाओ, लोग माइग्रेट ना करें इसलिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने किसान को डेट से बचाने की कोशिश की, क्योंकि कर्ज ही पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन होता है। स्टूडेंट, ये स्कीम देख के रियलाइज होता है कि पॉवर्टी सिर्फ एक चीज से नहीं जाती, मल्टीपल
चीजों को साइमल्टेनियसली यानी कि मल्टीपल चीजों को एक साथ करनी पड़ती है। अब 6 नंबर की स्कीम देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सोचो, गांव में बिजली नहीं, रात को अंधेरा, किसान ट्यूबवेल नहीं चला सकता, बच्चा रात को पढ़ नहीं सकता, फैक्ट्री नहीं लग सकती, डेवलपमेंट रुक जाता है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट की पहली जरूरत है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का गोल है रूरल एरियाज में 24/7 यानी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पहुंचनी चाहिए। क्या हुआ इससे? 18,000 विलेजेस जिनके पास अभी तक बिजली नहीं थी उनको न्यू लाइंस मिल गई, यानी 18,000 गांव जिसके पास बिजली नहीं थी उनको बिजली मिली। होम्स और फार्म्स दोनों को कॉन्वेंशनल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कम रेट पर इलेक्ट्रिसिटी मिली। न्यू इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन सेटअप किए गए। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदने के लिए सब्सिडी मिली, पंप, मोटर, इक्विपमेंट सब पे गवर्नमेंट की मदद। पुअर फार्मर्स के इनकम को सपोर्ट मिला, बिजली मिलेगी तो इरिगेशन बेटर होगा, क्रॉप बेटर होगा और इनकम बेटर होगी। सोलर एनर्जी के लिए भी सब्सिडी मिली, रूरल एरियाज में सोलर पैनल्स लगाने में गवर्नमेंट मदद करेगी। ये स्कीम सिंपल है लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है इसका, कि अगर गांव में इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वहां पर ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। स्कीम नंबर 7 देखते हैं, वन बंधु कल्याण योजना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासी। इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज आदिवासी लोग हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट हुए हैं, जंगल में रहते हैं, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से दूर रहते हैं, पूरी तरह मतलब इनको नेग्लेक्ट किया गया था। वन बंधु कल्याण योजना उनके लिए स्पेसिफिकली बनाई गई। क्या किया? आदिवासी वुमेन को लाइव स्टॉक रियरिंग की ट्रेनिंग और गाइडेंस मिला, इनकम जनरेट करने के लिए बताया गया। कॉम्प्रिहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉय स्कीम, दूध से इनकम करना सिखाया गया। क्रीपर क्रॉप्स डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करो, एग्रीकल्चर उनको सिखाया गया। पेवेलियंस, पेंडल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाना सिखाया। समरस हॉस्टल्स और स्मार्ट आश्रम बनाए गए, यानी आदिवासी बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि ये जनरेशन बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सके, उनके लिए उसको हॉस्टल्स, आश्रम बनाए गए। आदिवासी डेवलपमेंट सिर्फ चैरिटी नहीं है, इंक्लूजन है। इंडिया तभी डेवलप्ड होगा जब उसका हर कॉर्नर डेवलप्ड होगा। इंकरेज टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 10 में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ चुके हम लोग चैप्टर 10 में। ये केमिकल फ्री फार्मिंग, हेल्थियर फूड, बेटर एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक प्रॉब्लम थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सर्टिफिकेशन, फीस, मार्केट एक्सेस, ये सब स्मॉल फार्मर्स के लिए मुश्किल था। गवर्नमेंट ने हेल्प की, रजिस्ट्रेशन में हेल्प और फीस भरना, फार्मर्स को खुद से करना, कुछ नहीं करना है, सब गवर्नमेंट करके देगी। फार्म प्रोडक्ट्स खरीदने में हेल्प, प्रोडक्ट को गारंटी बायर मिलेंगे, ट्रेनिंग और एजुकेशन, ऑर्गेनिक मेथड कैसे यूज करें सीखने मिलता है। लो रेट फाइनेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए कैपिटल एकदम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। प्रॉपर मार्केट सेटअप, जहां ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच सके फेयर प्राइस पे, वो भी उनको मिलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करो और एग्रीकल्चर में एक्सपेंडिचर रिड्यूस करो। केमिकल फर्टिलाइजर कॉस्टली होते हैं, ऑर्गेनिक मेथड से खर्चा कम, इनकम ज्यादा होता है। स्कीम नंबर 8, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। ये स्कीम सुनते वक्त सिंपल लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। रोड्स कनेक्ट होते हैं, एक गांव सोच लो, कोई पक्का रोड नहीं है, हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर है लेकिन रोड नहीं है, मंडी 15 किलोमीटर दूर है, तो प्रोडक्ट कैसे ले जाए? चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम ने विलेज पंचायत को कनेक्ट किया, एक गांव से दूसरे गांव तक रोड बनी, हाईवे से कनेक्ट हुए, गांव ने शहर तक कनेक्टिविटी आई, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स बनाए गए, सैनिटेशन इंप्रूव किया गया। हेल्थ इंप्रूव करना, पॉवर्टी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि रोड बना तो एम्बुलेंस आ सकती है, रोड बना तो प्रोडक्ट मार्केट पहुंच पाएंगे, रोड बना तो स्कूल एक्सेसिबल होगा। एक रोड कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। स्कीम 9, मां अन्नपूर्णा योजना। स्टूडेंट्स, ये नाम सुन के ही दिल वार्म हो जाता है। मां अन्नपूर्णा यानी गॉडेस ऑफ फूड, और ये स्कीम लिटरली फूड प्रोवाइड करती है उन लोगों को जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। गुजरात गवर्नमेंट की ये स्कीम है जो एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज और बीपीएल फैमिलीज को डायरेक्टली बेनिफिट देती है। क्या मिलता है? 35 kg फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज को हर महीने 35 किलो फूड ग्रेन्स फ्री में मिलते हैं। मिडिल क्लास पुअर फैमिलीज को 5 kg फूड ग्रेन्स एट लो रेट, यानी कि 5 किलो फूड ग्रेन्स मिलता है एकदम लो प्राइस पर। वीट सिर्फ 2 रुपए पर केजी और राइस सिर्फ 3 रुपए पर केजी, फेयर प्राइस शॉप पे। 3.82 करोड़ लोगों को, यानी करीबन 4 करोड़ लोगों को इस स्कीम से डायरेक्ट कवर किया गया गुजरात के अंदर। ऑब्जेक्टिव सिंपल और ब्यूटीफुल है, टू ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ पीपल। स्टूडेंट्स, ये सोचना कि 4 लोगों की घर में रोज रोटी बनेगी सिर्फ इस स्कीम की वजह से, ये एक इमोशनल फैक्ट है। ये पॉवर्टी इरेडिकेशन का सिर्फ
डेटा नहीं है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां है। और मां अन्नपूर्णा योजना 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पूछ सकते हैं कि मां अन्नपूर्णा योजना क्या था, तो आपको उसमें लिखना होगा कि एकदम एब्सोल्यूट पुअर लोगों को फ्री में फूड ग्रेन्स मिलते थे, बाकी सबको फेयर प्राइस शॉप से कम प्राइस में मिलते थे। स्कीम नंबर 10 है संसद आदर्श ग्राम योजना। ये स्कीम एक यूनिक आइडिया पे बेस्ड है। प्रॉब्लम पीपल विलेज छोड़ के सिटीज में माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि गांव में फैसिलिटीज नहीं है। सॉल्यूशन गांव को इतना अच्छा बनाओ कि लोग रहना चाहे। संसद आदर्श ग्राम योजना में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्रॉब्लम पीपल विलेज छोड़ के सिटीज में माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि गांव में फैसिलिटीज नहीं थी। सॉल्यूशन गांव को इतना अच्छा बनाओ कि लोग रहना चाहे। संसद आदर्श ग्राम योजना में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज अपने कंसिस्टेंसी का एक गांव अडॉप्ट करते थे और उस गांव को डेवलप करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट सब इम्प्रूव करते हैं। गोल आइडियल विलेज, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अवेलेबल हो। अदर ऑब्जेक्टिव परमानेंट पब्लिक असेट क्रिएट करे, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनरेशन तक काम आए। गुड लाइफ के अपॉर्चुनिटीज डेवलप करना, सिर्फ सर्वाइव नहीं उनको वहां पर जीना। रूरल अपलिफ्टमेंट, गोल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्ट करना, विकास के साथ अपनी रूट्स को नहीं भूलना। सोशल हार्मोनी से एम्प्लॉयमेंट, मिलके काम करो, मिलके ग्रो करो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज, लोग सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं हॉलिस्टिकली डेवलप्ड हो। स्ट्रेस स्कीम एक ब्यूटीफुल विजन है। जब गांव आइडियल बन जाता है, माइग्रेशन रुकता है, पॉवर्टी कम होती है, इंडिया स्ट्रांग हो जाता है। अब इंडिया की सबसे फेमस और इंपॉर्टेंट स्कीम मनरेगा, ठीक है, ये भी आता है 2 मार्क्स में, कभी कभी पूछते हैं 3 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है। एक्सप्लेन मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नाम में ही गारंटी है और ये सिर्फ नाम की गारंटी नहीं, लीगल गारंटी है। स्लोगन याद करो, अवर विलेज अवर वर्क अलोंग विद रिजनेबल प्राइस। अपना गांव अपना काम सही दाम। ये समझते हैं ये स्कीम काम कैसे करती है। ऑब्जेक्टिव, रूरल एरियाज में जो एडल्ट लोग हैं, अनस्किल्ड भी, जो फिजिकल लेबर कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं, उन्हें लाइवलीहुड प्रोवाइड करो। और सिर्फ काम का प्रॉमिस नहीं, गारंटी है। एक फाइनेंशियल ईयर में एक फैमिली के एक एडल्ट को मिनिमम 100 दिन 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 7 आवर्स पर डे। यानी एक फैमिली के अंदर एक एडल्ट इंसान को 100 दिन के लिए काम मिलेगा, हर दिन 7 घंटे काम करना होगा। 100 दिन गारंटी बाय लॉ, यानी ये लॉ के अकॉर्डिंग, स्कीम के अकॉर्डिंग एक इंसान को 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाई तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी फिक्स है, वो एस्केप नहीं कर सकते। मतलब अगर उन्होंने 100 दिन काम नहीं दिया तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि घर बैठे पैसे देने पड़ेंगे। वेज रेट गवर्नमेंट ने फिक्स की है, डेली वेज अकॉर्डिंगली मिलते हैं। अब इस स्कीम में कौन कौन से काम होते हैं ये लिस्ट देखो, ये बहुत प्रैक्टिकल है। विलेज डेवलपमेंट की पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, लैंड लिविंग, हॉर्टिकल्चर, इंदिरा आवास योजना में लेबर वर्क, कैटल शेड, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना, गोट और मुर्गी के शेड, फिश ड्राइंग यार्ड, कैनाल क्लीनिंग, वाटर स्टोरेज वर्क्स, रोड ट्री प्लांटेशन, ये सब मनरेगा के अंडर होते थे। मतलब गांव का डेवलप्ड होता है और गरीब को काम भी मिलता है एक साथ। ये स्कीम इंडिया में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों पे डायरेक्टली काम करती है। वेज गारंटी करके गवर्नमेंट लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने की कोशिश करती है। मनरेगा के 5 पॉइंट जरूर याद रखो, फुल फॉर्म, स्लोगन, ऑब्जेक्टिव, 100 डेज गारंटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली लिखना होगा। अब देखते हैं स्कीम नंबर 12, मिशन मंगलम। ये स्कीम गुजरात गवर्नमेंट की है और ये बीपीएल वुमेन्स के लिए है। मिशन मंगलम में गरीब रेखा के नीचे की महिलाओं को सखी मंडल या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में यूनाइट किया जाता है। एक ग्रुप बनती है, 10-15 महिला मिलके साथ में बचत करते हैं, साथ में लोन लेते हैं, साथ में काम करते हैं और इन्हें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। पापड़ बनाना, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए और एक महिलाओं को काम मिले उसके लिए ये सारी चीजें की जाती है। ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेकिन एक महिला के लिए इनकम का सोर्स, और जब महिला कमाने लगती है पूरा परिवार विक्टिव साइकिल से बाहर निकलता है। मिशन मंगलम ने गुजरात की लाखों महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाया। ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि पॉवर्टी हटाओ, वुमेन को एम्पावर करो। अब स्कीम नंबर 13, दत्तोपंत ठेगड़ी ब्याज सहाय योजना। ये स्कीम आर्टिशंस के लिए, हाथ से काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, कॉटेज इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए। इनकी प्रॉब्लम क्या थी, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, बैंक लोन नहीं मिलता, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता था। इन स्कीम में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा
रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैपिटल मिलेगा, काम चलेगा, इनकम आएगी, पॉवर्टी जाएगी। 14 नंबर की स्कीम ज्योति ग्रामोदय विकास योजना, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए खुद का इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट देती है इकोनॉमिक हेल्प, सब्सिडी, इंडस्ट्रियल प्लांट, इंप्लीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, ये सब के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। और स्टार्टअप इंडिया की नई सोच के अंडर जो यूथ अपना कुछ शुरू करना चाहता है उसे ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है। ये स्कीम इंडिया के फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो गांव में ही रह के गांव को आगे ले जाएंगे। अब स्कीम नंबर 15 वाजपेयी बंकाबली योजना। स्टूडेंट्स, ये स्कीम अर्बन और रूरल दोनों के अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए स्पेसिफिकली 18 to 65 ईयर्स एज ग्रुप के लिए थी, जिनका एजुकेशन 4th स्टैंडर्ड तक है। मतलब जो ज्यादा पढ़ने लिखने नहीं है, जिन्हें सिस्टम ने इग्नोर किया, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। इस स्कीम में ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना इंडस्ट्री सेटअप करो या ट्रेडिशनल क्राफ्ट कंटिन्यू करो, और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, फिक्स्ड अमाउंट का फाइनेंस भी मिलता है ताकि एक्चुअल में कुछ शुरू कर सके। ये स्कीम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन्होंने फॉर्मली ज्यादा पढ़ाई नहीं की लेकिन काम करने का उनके अंदर जोश है, उनकी इच्छा है, उन्हें भी चांस मिलना चाहिए, और ये स्कीम वो चांस देती है। स्कीम नंबर 16 एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016। ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का एक एम्बिशन प्लान है। एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करो, मतलब किसान की फसल को रॉ मटेरियल से प्रोसेस्ड फूड बनाओ और एक्सपोर्ट करो। टारगेट 10 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिला। सोचो, एक किसान टोमेटो उगाता है, पहले टोमेटो सीधा मार्केट में जाता था, सीजनल प्राइस मिलता था, कभी ज्यादा कभी बहुत कम। अब एग्रो बिजनेस पॉलिसी के अंदर टोमेटो केचप बनाओ, सॉस बनाओ, टोमेटोज के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाओ और उसे एक्सपोर्ट करो। ये वैल्यू ऐड करता है और इसी पूरी प्रोसेस में 10 लाख लोगों को काम मिलेगा और एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। स्टूडेंट्स, सब स्कीम मिलके एक पिक्चर बनाते हैं। इंडिया गरीब नहीं रहना चाहता और गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, हम सबको प्रैक्टिकल करना होगा। स्टूडेंट्स, चैप्टर 17 पार्ट 1 पॉवर्टी कंप्लीट होता है। आज हम सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ते, हम एक रियलिटी से मिलके आए, उन करोड़ों लोगों की रियलिटी जो इस वक्त भी, इस वीडियो देखने के वक्त भी अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये लोग हैं, हमारे देश के लोग। पॉवर्टी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक रीजन से नहीं आती और एक सॉल्यूशन से नहीं जाती, लेकिन सॉल्यूशन है, स्कीम है, स्ट्रेटेजी है, विल पावर चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे दोनों। और स्टूडेंट्स, आप में से जो पढ़ेंगे, जो स्किल्स डेवलप करोगे, जो अपनी जिंदगी बेटर बनाओगे, आप एक रोल प्ले कर रहे हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एजुकेटेड जनरेशन की इंडियन पॉवर्टी का परमानेंट सॉल्यूशन है। अब प्रैक्टिकल काम है, नोट्स कंप्लीट करो। ऑब्वियसली पार्ट 2 कुछ ही टाइम में आ जाएगा, तब तक पार्ट 1 पॉवर्टी पूरा अच्छे से पढ़ लो। बीपीएल क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ो, पॉवर्टी का मेन डेटा याद करो, रूरल वर्सेस अर्बन पुअर के बारे में देखो कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, रीजंस क्या है, 5 कौन सी स्ट्रेटेजीज थी जो मैंने बोला था कि ये आईएमपी है, और पीएपी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और उसके अंदर कौन सी मेजर स्कीम्स है। जैसे हमने यहाँ पर 16 स्कीम्स देखी, बट हमें एग्जाम के लिए कोई भी 8 से 9 स्कीम्स अच्छे से आनी चाहिए। तो आप कुछ भी 8 या 9 स्कीम्स जो आपको अच्छे से याद रहती है उनको टारगेट करो और उनको पढ़ो, जिसमें मनरेगा और मां अन्नपूर्णा योजना कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी स्कीम्स होती है। लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। बेल आइकन को प्रेस करो ताकि पार्ट 2 का वीडियो मिस ना हो। वहां हम अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा कवर करेंगे जो इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, उनकी भी प्रिपरेशन बेटर हो जाएगी। और कमेंट्स में बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।